नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील देशपांडे। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल CHS नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले मेरे काफ़ी वीडियोस में ये कमेंट में लिखा था कि ई टाइप के जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके इलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में बताइए। इसी तरह से मुझे काफ़ी अपने व्यूअर्स के, मेरे फ्रेंड्स के ईमेल आए जिसमें उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमें ई टाइप के जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं उनके इलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो ई टाइप में इंक्लूड होते हैं, मतलब जिनके ऐसे सोसाइटीज़ जिनके मेंबर्स की संख्या 250 या उससे कम है, ऐसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के इलेक्शन का प्रोसीजर अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अपने इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप लोगों से बात कहना चाहूँगा कि आप अपने व्यस्त बिज़ी रूटीन में से टाइम निकालकर मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे कमेंट्स में अप्रिशिएट करते हैं और इवन मुझे अब मेल्स पे भी आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूँ और आप सबको थैंक्स बोलता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में और नॉन ग्रुप्स में शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 250 मेंबर्स या उससे कम मेंबर्स के जो सोसाइटीज़ हैं जो ई कैटेगरीज में काउंट होते हैं, ऐसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के इलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होता है। दोस्तों, जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो बेसिकली 60 डेज का ये प्रोसीजर होता है। 2 महीने का ये प्रोग्राम है। तो एक्चुअली जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी है। तो इस प्रोसेस को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है जिससे कि उसको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये 4 पार्ट में कैसे डिवाइड किया है, तो वो 4 जो पार्ट हैं उसमें फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ रिटर्निंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के बारे में। दूसरा जो पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर प्रोविजनल लिस्ट तैयार करेगा या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है वो अपने मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स की हेल्प लेकर, या अगर आपके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ऑफिस है और एम्प्लॉयज़ हैं तो कैसे उनकी हेल्प लेकर आप प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स तैयार करेंगे, उसको किस तरीके से पब्लिश करेंगे, ये सेकंड पार्ट में बताऊंगा। मीन्स ये 4 पार्ट में मैंने वीडियो को डिवाइड किया हुआ है। तो सेकंड पार्ट में है प्रोविजनल लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स कैसे बनाई जाती है और उसको किस तरीके से पब्लिश करना है। उसके बाद में जो थर्ड पार्ट है उसमें मैंने ये बताया है कि किस तरीके से फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स तैयार किया जाता है और किस तरीके से इलेक्शन प्रोग्राम तैयार करके पब्लिश किया जाता है। और फोर्थ पार्ट में मैंने आप इस वीडियो में कवर किया है कि जो SGM होगी, स्पेशल जनरल मीटिंग होगी जिसमें इलेक्शन कंडक्ट होगा, वो स्पेशल जनरल मीटिंग जिसमें इलेक्शन कंडक्ट होगा उसका जो प्रोसीजर होगा वो फोर्थ पार्ट में कवर किया है। दरअसल प्रोसीजर लेंदी है इसलिए मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो है
रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट कि रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए। अभी रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करने के लिए इसे हम मराठी में निवडणूक निर्णय अधिकारी बोल सकते हैं, इलेक्टोरल ऑफिसर बोल सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर बोल सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट प्रेजेंट में जो मैनेजिंग कमेटी है उसका टेन्योर खत्म होने से 60 डेज पहले उसका अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए। अभी मुझे कुछ ऐसे भी कमेंट्स मिले जिसमें कुछ मैनेजिंग कमेटीज ने ये कहा कि हमारा जो मैनेजिंग कमेटी का टेन्योर है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो अब हम क्या करें। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अननेसेसरीली अपने आप को कंफ्यूज नहीं करके लेना है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है उसमें कहा है कि मैनेजिंग कमेटी का टेन्योर खत्म होने से 60 डेज पहले रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो 60 डेज का है। तो वो मैनेजिंग कमेटी का टेन्योर खत्म होने से पहले उस प्रोसीजर को पूरा कर ले। मैनेजिंग कमेटी का जो टेन्योर है वो टेन्योर खत्म होने से पहले वो इलेक्शन का प्रोसीजर पूरा कर ले, और मैनेजिंग कमेटी का जैसे ही टेन्योर खत्म होता है तो रिटायरिंग मैनेजिंग कमेटी करंट में आए हुए नए मैनेजिंग कमेटी को अपना चार्ज हैंडओवर कर सके। इसके लिए वो 60 डेज का पीरियड दिया गया है। अब यदि आपका ऑलरेडी टेन्योर खत्म हो चुका है तो उसमें कोई बात नहीं। अगर आपका टेन्योर खत्म हो गया है, अब कोविड-19 के वजह से बहुत से सोसाइटीज़ जो हैं वो उनका टेन्योर खत्म हो चुका था लेकिन वो इलेक्शन नहीं लगा सके, या कुछ मैनेजिंग कमिटीज़ के सामने ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि जो इलेक्शन के रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो फाइनलाइज नहीं थे। तो ऐसे मैनेजिंग कमिटीज जिनका टेन्योर ऑलरेडी खत्म हो चुका है वो अभी भी अपना प्रोसीजर चालू कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आपके रूल्स फाइनलाइज्ड हैं। अब आप रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करके आगे ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका अपॉइंटमेंट आपका मैनेजिंग कमेटी का टेन्योर खत्म होने से 60 डेज पहले करना है, और यदि आपका टेन्योर ऑलरेडी खत्म हो चुका है तो भी आप रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करके ये इलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन हो सकता है। तो जॉइंट रजिस्ट्रार द्वारा उनके देखरेख में बनाए गए पैनल जिसे स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव किया है, ऐसे पैनल वाले रिटर्निंग ऑफिसर को आप एज ए रिटर्निंग ऑफिसर अपने सोसाइटी के इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप अपने ही सोसाइटी के किसी मेंबर को जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट न होना चाहता हो, मतलब वो इलेक्शन में खड़ा रहना नहीं चाहता है, वो एज अ कैंडिडेट खड़ा रहना नहीं चाहता है, आप उसको एज अ रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उस मेंबर ने इलेक्शन का ट्रेनिंग लिया होना चाहिए। अब ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग आइदर डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन द्वारा कंडक्ट की हुई होनी चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए ऑथराइज्ड सेंटर के थ्रू
ये ट्रेनिंग उसने अटेंड की होनी चाहिए, बाकायदा उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने एक रिटर्निंग ऑफिसर को जब अपॉइंट किया तब उसने ट्रेनिंग नहीं भी की होगी, तो अपॉइंटमेंट के बाद में भी वो ट्रेनिंग अटेंड करके सर्टिफिकेट ले सकता है। अब नेक्स्ट है रिटर्निंग ऑफिसर कौन नहीं हो सकता है। तो एक ऑडिटर जो आपके सोसाइटी का ऑडिट करता है, वो ऑडिटर इलेक्शन में एज अ रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं हो सकता है, या सोसाइटी के ऑफिस एम्प्लॉयज हैं वो एज अ रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, या रिटायरिंग मैनेजिंग कमिटी मेंबर एज अ रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं हो सकता है। एक बार रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो गया तो रिटर्निंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के बाद सोसाइटी ने एक लेटर जो है वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को सबमिट करके रिटर्निंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की सूचना देनी चाहिए और उसका एक्नॉलेजमेंट सोसाइटी के रिकॉर्ड में रखना चाहिए। यदि सोसाइटी रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर पाती है, कभी ऐसा होता है कि सोसाइटी में मेंबर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी एक रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज उनके दिए हुए पैनल में से आप एक रिटर्निंग ऑफिसर को अपने सोसाइटी के इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए एज अ रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार आपने रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कर दिया तो उसके बाद में काम आता है जो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है अपना, उसमें है प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स तैयार करना और उसे पब्लिश करना। तो दरअसल अगर रूल्स के हिसाब से देखेंगे तो जो मेंबर्स हैं उनमें से एज पर सोसाइटी के आई रजिस्टर और जे रजिस्टर के बेसिस पे प्रोविजनल लिस्ट ऑफ मेंबर्स तैयार करना ये सोसाइटी के सेक्रेटरी का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लेकिन यदि सोसाइटी के पास उनका अपना ऑफिस स्टाफ है तो वो उनकी हेल्प लेकर उनसे ये प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स तैयार करवा सकते हैं। अदरवाइज कुछ जगह पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है, क्योंकि उसने वो ट्रेनिंग अटेंड की होती है, तो वो ये काम भी खुद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो हमारे इस वीडियो का पार्ट 2 है कि प्रिपरेशन एंड पब्लिश प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स, उसमें प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स बना के पब्लिश करनी है तो फॉर्म E3 के मुताबिक फॉर्म E3 में क्या क्या होगा, तो उसमें सीरियल नंबर होगा, सरनेम होगा,
नेम होगा, फादर और हस्बैंड नेम्स होगा, एज, जेंडर, एड्रेस, ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में टेबल फॉर्म में बनाकर पब्लिश करना होता है। इसके रेडीमेड फॉर्म E3 आपको डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन के ऑफिस में मिल जाएंगे, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोविजनल लिस्ट सोसाइटी में रखे गए I और J रजिस्टर से टैली होनी चाहिए। ये प्रोविजनल लिस्ट कौन तैयार करेगा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी के सेक्रेटरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन अगर सोसाइटी के पास अपना ऑफिस एम्प्लॉय है तो वो भी ये प्रिपेयर कर सकते हैं। कभी कभी रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली होती है, तो वो भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स आपको इलेक्शन डेट से कम 60 डेज पहले प्रिपेयर और पब्लिश करनी होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये 60 डेज का प्रोसीजर है, तो आपको 60 डेज पहले ये लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स आपको बना के पब्लिश करनी होती है। ये लिस्ट पब्लिश कैसे करनी है वो भी देख लेते हैं। पहले एक तो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स आपको नोटिस बोर्ड पे लगानी है। हर एक मेंबर को ये प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स देकर उससे एक्नॉलेजमेंट ले लेना है और वो एक्नॉलेजमेंट ऑफिस रिकॉर्ड में रखना है। दूसरा, आप ये प्रोविजनल लिस्ट ऑफ मेंबर्स एक सर्कुलर के साथ इलेक्ट्रॉनिकली भी सर्कुलेट कर सकते हैं। जैसे उनके ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज हैं। मैनेजिंग कमेटी ये सर्कुलर और प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकते हैं मेंबर के ईमेल पर या व्हाट्सएप पर। और मैनेजिंग कमेटी ध्यान रखे कि जिस लिस्ट ऑफ वोटर्स को नोटिस बोर्ड पर पब्लिश की है, जिस डेट के ऊपर लिस्ट ऑफ वोटर्स पब्लिश की है नोटिस बोर्ड के ऊपर, सेम डेट पर आप वो सर्कुलर और प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स डेप्यूटी रजिस्ट्रार को सबमिट करके उनका एक्नॉलेजमेंट भी लेंगे और वो एक्नॉलेजमेंट आप ऑफिस में रिकॉर्ड करके रखेंगे। एक बार प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स तैयार हो गया तो रिटर्निंग ऑफिसर इसे चेक करके देखता है, वो I और J रजिस्टर के साथ में इसे टैली करता है और सोसाइटी के मेंबर के स्ट्रेंथ के अनुसार चेक करता है कमिटी मेंबर्स की संख्या क्या होगी। I और J रजिस्टर्स के मुताबिक एसोसिएट मेंबर्स, जॉइंट मेंबर्स की भी लिस्ट बना लेता है। मैनेजिंग कमेटी जब प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स सर्कुलर के साथ पब्लिश करती है तो सर्कुलर में मेंशन करना चाहिए कि इस प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स के बारे में यदि किसी मेंबर को या एसोसिएट मेंबर को या वो व्यक्ति जिसे वोटिंग राइट है, वो लिस्ट पब्लिश होने से 10 दिन के अंदर अपने क्लेम, ऑब्जेक्शन या करेक्शन के बारे में वर्किंग डेज में रिटर्निंग ऑफिसर को राइटिंग में दे सकता है। इस लेटर में क्लेम, ऑब्जेक्शन, करेक्शन किस बारे में है, किसके बेस पर है, प्रूफ के साथ
सबमिट करना होता है। दोस्तों, क्लेम ऑब्जेक्शन करेक्शन मिलने के बाद 10 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर इनको क्रॉस चेक करता है। क्लेम रिसीविंग के 10 दिन खत्म होने के बाद अगले 10 दिन के अंदर अपना जवाब क्लेमेंट को दे देता है। रिटर्निंग ऑफिसर क्लेम ऑब्जेक्शन करेक्शन रिसीविंग के 10 दिन के बाद अगले 10 दिन के अंदर जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है उनको जवाब देकर फॉर्म E31 में फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स पब्लिश करता है। फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स तैयार होते ही उसे नोटिस बोर्ड पर पब्लिश करना चाहिए। साथ ही यदि रिटर्निंग ऑफिसर चाहे तो इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंबर्स को भेज सकता है, लेकिन नोटिस बोर्ड पे लगाना जरूरी है। और ये फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स वो अगेन जिस दिन नोटिस बोर्ड पे लगाता है उसकी एक कॉपी डेप्यूटी रजिस्ट्रार को सबमिट करके एक्नॉलेजमेंट ले ली जाए और उसे ऑफिस रिकॉर्ड्स में रख देना चाहिए। अभी फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स उसने लगा दी है, तो अब वोटिंग राइट्स किसको हैं वो भी देख लेते हैं। तो सोसाइटी का मेंबर यदि अपना वोटिंग राइट्स उसके एसोसिएट मेंबर को देना चाहता हो तो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स पब्लिश होने के 10 दिन के अंदर फॉर्म 10A जिसमें कि एक ओरिजिनल मेंबर अपना कंसेंट देता है एसोसिएट मेंबर को, वो 10A फॉर्म भर के सबमिट करना चाहिए उसने। में उसका कंसेंट रिटर्निंग ऑफिसर को देना चाहिए या जॉइंट मेंबर है और फर्स्ट नेम होल्डर को उसका वोटिंग राइट अपने जॉइंट ओनर को देना है तो उसका रिटन कंसेंट अपने प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स पब्लिश होने के 10 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को देना चाहिए। और इसी तरह यदि कंपनी है, ट्रस्ट है या पार्टनरशिप फर्म है तो उसने उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर या पार्टनर जिसको वो वोटिंग राइट्स देना चाहते हैं उसके बारे में उनके कंपनी, ट्रस्ट या पार्टनरशिप फर्म के लेटर हेड पर पास्ड रिजोल्यूशन के साथ में एक लेटर रिटर्निंग ऑफिसर को प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स पब्लिश होने के 10 दिन के अंदर दे देना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्शन में कौन नॉमिनेट हो सकता है। तो इलेक्शन में कौन नॉमिनेट हो सकता है। एलिजिबल मेंबर एज पर रूल नंबर 76H6। सेकेंड, एसोसिएट मेंबर विद द कंसेंट ऑफ ओरिजिनल मेंबर। थर्ड, नॉमिनल मेंबर एज पर रूल नंबर 76H6। फोर्थ, in case of joint member with the permission of initial named members permission. In case of joint members only one member can nominate his name. अगर एक से ज़्यादा 2, 3, 4 जॉइंटली प्रॉपर्टी परचेज्ड है, जॉइंट मेंबर्स हैं, तो कोई भी एक व्यक्ति होगा जिसको कि वोटिंग राइट्स होंगे। फिफ्थ पॉइंट में ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ ट्रस्ट, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और कॉरपोरेट बॉडी। तो ये थे कि
वोटिंग राइट्स किसको होंगे। और अब नेक्स्ट है इलेक्शन में कौन नॉमिनेट नहीं हो सकता है। और अब हम देखने वाले हैं कि इलेक्शन में कौन नॉमिनेट नहीं हो सकता है। तो इलेक्शन में कौन नॉमिनेट नहीं हो सकता है, तो ऐसा मेंबर जिसका सोसाइटी के ऊपर कोई ड्यूज पेंडिंग है, उसने कोई मंथली मेंटेनेंस पे नहीं किए हुए हैं, तो वो इलेक्शन में नॉमिनेट नहीं हो सकता है। सेकंड है, सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद मेंबरशिप के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो उसने पूरे ना किए हों, वो पेंडिंग हो, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो इलेक्शन में नॉमिनेट नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, ऐसा व्यक्ति जिस पे मॉरल डिग्रेडेशन का गुनाह सिद्ध हुआ हो, हम इसे बोल सकते हैं नैतिक अधपतन के गुनाह में दोषी पाया गया हो या सिद्ध हुआ हो गुनाह, ऐसा सदस्य, लेकिन वो 6 साल के अंदर नॉमिनेट नहीं हो सकता है। यदि ये गुनाह में सिद्ध होने के 6 साल के बाद वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, नॉमिनेट हो सकता है। फोर्थ, एमसीएस एक्ट 1960 के सेक्शन 79, 88, 154B-8(2) या 154B-27 या सेक्शन 85 के अंडर किसी इंक्वायरी के अंतर्गत जिस सभासद को रेस्पॉन्सिबल पाया गया है, ऐसा मेंबर इलेक्शन में नॉमिनेट नहीं हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, एसोसिएट मेंबर यदि उसने ओरिजिनल मेंबर का कंसेंट नहीं लिया है तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हो सकता है। सिक्स पॉइंट, यदि किसी मेंबर ने सोसाइटी को पूर्व सूचना राइटिंग में न देते हुए अपने फ्लैट को लीव लाइसेंस बेसिस पर दिया हो या कुछ पोर्शन किसी व्यक्ति को दिया हो या केयरटेकर को दिया हो, और भी किसी तरीके से यदि घर का पोजीशन छोड़ा हो या फ्लैट सेल किया हो लेकिन उसकी जानकारी सोसाइटी को न दी हो, वो व्यक्ति नॉमिनेट नहीं हो सकता है। 7 पॉइंट है, मेंबर जिस सोसाइटी में रहता है यदि उस सोसाइटी के फ्लैट्स को सेल करना या रेंट पर देने का व्यवसाय करता है तो वो भी व्यक्ति नॉमिनेट नहीं हो सकता है। 8 पॉइंट है, अगर मेंबर ने सेक्शन 73(c)(a) के सब सेक्शन 1 के सब सेक्शन F और उसके अंडर सेक्शन 7, 8, 9 के तहत नॉन एलिजिबिलिटी में आता हो तो भी वो नॉमिनेट नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे उनके बारे में डिटेल्स जो नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं। अब हमारे इस वीडियो का ये पार्ट 3 आता है जिसमें फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स एंड इलेक्शन प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो इस थर्ड पार्ट में फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स और इलेक्शन प्रोग्राम कैसा होता है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ मैं। तो एक बार रिटर्निंग ऑफिसर ने फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स नोटिस बोर्ड पे लगा दी तो उसके बाद 7 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन प्रोग्राम डिक्लेयर करेगा। ये इलेक्शन प्रोग्राम
वो नोटिस बोर्ड पे एक कॉपी लगाएंगे और उस जनरल बॉडी मीटिंग जिसमें इलेक्शन द्वारा वेकेट पोस्ट और रिजर्व्ड पोस्ट भरे जाएंगे, उस जनरल बॉडी मीटिंग की डेट, टाइम, प्लेस भी डिक्लेयर करेंगे। ये इलेक्शन प्रोग्राम वो जिसमें जनरल बॉडी मीटिंग की सब डिटेल दी है, वो प्रोग्राम नोटिस बोर्ड पर तो लगाना ही है, साथ ही मेंबर को इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल पर भी भेजेंगे या फिर पर्सनली जाकर डिलीवर करके एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर द्वारा भी भेज सकते हैं। इलेक्शन प्रोग्राम के डिटेल्स क्या हैं वो देखते हैं। इलेक्शन में जिसको पार्ट लेना है वो मेंबर इलेक्शन प्रोग्राम डिक्लेयर होने से 5 दिन के अंदर फॉर्म E5 में अपना उम्मीदवारी कंटेस्टेंट एप्लीकेशन उसके डिपॉजिट के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर एप्लीकेशन मिलने के बाद मेंबर को उसका एक्नॉलेजमेंट, डेट, टाइम लिखकर साइन करके डिपॉजिट रिसीट के साथ में दे देंगे। उम्मीदवारी अर्ज फॉर्म E5 जमा करने की अंतिम तारीख होते ही रिटर्निंग ऑफिसर मिले हुए एप्लीकेशंस आए हैं, कंटेस्टेंट्स जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया है, उनकी लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर और इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश करेंगे। ये लिस्ट इलेक्शन प्रोग्राम पब्लिश होने वाले डेट से 5 दिन के अंदर होनी चाहिए। फॉर्म E5 जमा करने की अंतिम तारीख के बाद 2 दिन के अंदर मिले हुए एप्लीकेशंस को स्क्रूटनी करके वैलिड एप्लीकेशन रिटर्न रेस्पॉन्स के साथ एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। जो रिटर्निंग ऑफिसर है, ये पॉइंट मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, रिटर्निंग ऑफिसर जो है फॉर्म E5 जमा करने की अंतिम तारीख के बाद 2 दिन के अंदर मिले हुए एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनाइज करेंगे, वैलिड एप्लीकेशंस रिटर्न रीजंस के साथ एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर एप्लीकेशन के स्क्रूटनी के बाद वैलिड कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश करेंगे, एक नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे और ऑफिस रिकॉर्ड में रखेंगे। वैलिड कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश होने के बाद यदि किसी कैंडिडेट को अपना कैंडिडेचरशिप विड्रॉ करना है तो वैलिड कैंडिडेट की लिस्ट पब्लिश होने के डेट से 15 दिन के अंदर फॉर्म E6 फिल करके साइन करके रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना कैंडिडेचरशिप विड्रॉ कर लिया है, उनका लिस्ट और जो बाकी के कैंडिडेट्स जो फाइनली इलेक्शन में पार्टिसिपेट हुए हैं, उनकी लिस्ट नोटिस बोर्ड पर पब्लिश करेगा। कौन? रिटर्निंग ऑफिसर। दोस्तों, एक बार जिस कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेचरशिप विड्रॉ कर लिया, वो फिर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हो सकता है। दोस्तों, रिटर्निंग ऑफिसर वैलिड कैंडिडेट्स ने उनके एप्लीकेशन में जो सिंबल की रिक्वेस्ट की है, वो सिंबल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अलॉट करेंगे। यदि टोटल वैलिड कैंडिडेट्स के 30% कैंडिडेट्स ने एक साथ मिल के एप्लीकेशन किया और एक ही सिंबल का डिमांड किया है, तो वो ऐसे कैंडिडेट्स को एक ही सिंबल 30% मेंबर्स जिन्होंने नॉमिनेट किया है,
ऐसे 30% मेंबर्स को एक ही सिंबल दे सकते हैं। और अदर कैंडिडेट्स ने जो सिंबल नॉमिनेशन फॉर्म्स के साथ एप्लीकेशन में मांगे गए हैं, वो सिंबल्स का अप्रूवल हाथों हाथ रिटर्निंग ऑफिसर ने दे देना चाहिए। अब इस वीडियो का 4th पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब फाइनल पार्ट अबाउट एसजीएम एंड कंडक्टिंग इलेक्शन, मतलब जिस एजीएम में इलेक्शन कंडक्ट होता है उसके बारे में डिटेल्स मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब रिटर्निंग ऑफिसर ने जो स्पेशल जनरल मीटिंग जिसमें वोटिंग होनी है, ये एसजीएम फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स डिक्लेयर होने के 7 दिन पहले और 15 दिन बाद में नहीं होनी चाहिए। जहां पर वोटिंग होती है, वोटिंग सेंटर पर किसी भी कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है, उसे उसके प्रचार करने की परमिशन नहीं होती है। सेकंड थिंग, वोटिंग शुरू होने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन के कंटेस्टेंट उनको उस रूम में सबके सामने खाली बैलेट बॉक्स दिखाते हैं और उसमें पहले से कोई वोटर स्लिप्स नहीं है, ये उनको दिखा के कंफर्म करके उस बैलेट बॉक्स को सील कर देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर मेंबर्स को वोटिंग स्लिप देते हैं। वो मिलने के बाद मेंबर्स वहां जाता है जहां पर बैलेट बॉक्स रखा होता है, और फिर जिस कंटेस्टेंट को वोट देना है उसके सिंबल के सामने चेक बॉक्स रहेगा, तो उस चेक बॉक्स पर टिक मार्क करता है और स्लिप को फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल देता है। ईच मेंबर को जितने सीट्स होते हैं, कमिटी स्ट्रेंथ उतने वोट, मतलब कंटेस्टेंट्स को टिक मार्क करने का अधिकार होता है। जैसे अगर टोटल कमिटी का स्ट्रेंथ है 5, तो एक मेंबर 5 कंटेस्टेंट्स को टिक मार्क कर सकता है। यदि किसी मेंबर की आइडेंटिटी पर रिटर्निंग ऑफिसर को डाउट है, तो वो इमीडिएट पहले उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करेगा, उसके बाद ही उसे वोट करने के लिए परमिशन देगा। यदि इलेक्शन के टाइम इलेक्शन सेंटर में यदि किसी तरह का बड़ा कोई झगड़ा शुरू हो जाता है या किसी तरह की कोई दुर्घटना हो गई जिसके वजह से इलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर सोसाइटी के मिनट बुक में इस बारे में नोटिंग करके रीज़न के साथ इलेक्शन क्यों पोस्टपोन करना पड़ा नोटिंग करके इस बारे में लेटर लिखकर डेप्यूटी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करके एक्नॉलेजमेंट फाइल करके रखेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड किए हुए डेट, टाइम, प्लेस पर वोट्स काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग इलेक्शन के डेट के बाद 3 दिन के अंदर होनी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर उसको काउंटिंग में मिले हुए वैलिड और इनवैलिड वोट्स की लिस्ट बनाते हैं, काउंटिंग करते हैं और फिर फॉर्म E17 में रिटर्निंग रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। अगर 2 कंटेस्टेंट को सेम वोट मिले तो स्लिप में चिट्ठी डाल के एक का नाम निकालते हैं, नाम लिखकर स्लिप उठाकर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 2 दिन के अंदर डेप्यूटी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करते हैं और नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर
से फॉर्म E17 मिलने के बाद डेप्यूटी रजिस्ट्रार 15 दिन के अंदर जीते हुए कैंडिडेट्स की मीटिंग लगाते हैं, जिसमें मैनेजिंग कमेटी की स्थापना होती है और ऑफिस बेरर्स डिसाइड होते हैं। तो दोस्तों, ये था इलेक्शन का कंप्लीट प्रोसीजर। क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत लेंदी है, इसलिए ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी है, तो इसको स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, जिससे कि पूरा प्रोसीजर आप लोगों को बराबर से समझ सके। प्रोसीजर लेंदी है, इसलिए हो सकता है कि इसमें कुछ कंटेंट्स मुझे बताने में मिस हो गए हों, तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस वीडियो में इलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में दे सकूं। थैंक यू सो मच।